हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। समाकलन की पिछली वीडियो में आपने 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी या 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर रूट का समाकलन करना सीखा। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण रूप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, एग्जाम में पूछे जाने वाला फॉर्म, और उस फॉर्म का नाम है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर रूप वाले फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। तो मित्रों, यहाँ मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दोनों क्वेश्चनों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5 इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x प्लस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 dx। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको गौर से देखना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दोनों ही इसी रूप के हैं, ये पहचानना है आपको। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी इसी रूप का है। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों का फॉर्म एक जैसा है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे। क्यों, ये समझने की बात है। देखिए, ये फॉर्म है, दोनों में फॉर्म एक जैसी है, लेकिन इस क्वेश्चन को तो अपन डायरेक्ट कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने पढ़ी है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि यदि इसमें नीचे वाले फलन को t मान लें, स्मॉल t मान लें, टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को यदि t के बराबर मान लिया जाए, और t के बराबर जब मानते हैं तो अवकलन करना होता है। तो अवकलन करें, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 3x का हो गया 3, 5 का हो गया 0, तो कहने वाला 2x प्लस 3 आ गया। इसका मतलब t मानना हमारा सार्थक सिद्ध हुआ। भाई, उसी फलन को t माना जाता है जिसका अवकलज उसी फलन में विद्यमान होता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में तो इस फॉर्म की, जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है तो इस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात समझना है। भाई, ये भी यही फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर एक भी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर दो भी यही फॉर्म को दर्शा रहा है। जब इस क्वेश्चन को अपन प्रतिस्थापन विधि से ही कर रहे हैं और हो रहा है, तो बताओ इस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। इस फॉर्म की जरूरत क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ी। क्यों कि देखिए, यदि मैं इसमें t मानता हूं हर को, तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर t माने, उसके बाद इसका अवकलन करें तो अवकलन आएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, जबकि ऊपर क्या आ रहा है 2x प्लस 5। तो कहने का मतलब प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग गई, क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है, जबकि रूप दोनों का एक ही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्म आया। तो देखिए, अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये समझ विकसित हो गई होगी कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म स्पेशली क्यों आया। क्यों आया स्पेशली, मैंने दो क्वेश्चन आपको लिख के बताए। ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, ये भी इसी फॉर्म का है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि लग रही है डायरेक्ट, इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है। तो अब ऐसा फॉर्म आपको पहचानने में तो आ ही जाएगा, आपके माइंड में सेट रहेगा। आपको फॉर्म याद रखना है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पी क्यू ए बी सी आर रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, अचर राशि हैं, कांस्टेंट है। तो ये बात समझनी है आपको। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को तो बहुत स्पीड से अपन कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ी है। यहाँ कर लेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5 बराबर t,
उसके बाद अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग गया, प्लस 3x का 3, उसके बाद यहाँ आ जाएगा dx बराबर dt। अगले स्टेप में ध्यान दें, 2x प्लस 3 dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, dt अपॉन इसके स्थान पर लिखा जा सकता है t, और मानक रूप में चेंज हो गया, dt अपॉन t क्या होता है, log t प्लस c। यहाँ t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर और t का मान रखा जाएगा तो क्या आएगा, log t की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5 प्लस c। तो कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन इसी रूप का है, ये क्वेश्चन भी इसी रूप का है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से हो गया और ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से नहीं होगा, इसलिए ये रूप आया, ये रूप अस्तित्व में इसलिए आया। अब इस प्रकार का अगर इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये फॉर्म ही यही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा ये समझना है इस कॉन्सेप्ट में मेन बात। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले अगर आपको फॉर्म दिया गया है और इसका हमें समाकलन करना है तो देखिए कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, इसी क्वेश्चन को हम करें यहाँ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यही विचार आएगा कि कहीं प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट तो नहीं लग रही है। अगर डायरेक्ट लग जाए जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं आता है, इस कंडीशन में प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है। और जब प्रतिस्थापन विधि नहीं लगती है डायरेक्ट, समझना है इस फॉर्म में यदि डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लगती है तो अंश को वियोजित किया जाता है। पहला स्टेप याद रखें, अंश को तोड़ा जाता है। अब अंश को तोड़ने का एक फॉर्मूला है यहाँ, वो आपको याद रखना है। अंश को तोड़ने का फॉर्मूला है, कौन सा रूप चल रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इस तरह के क्वेश्चनों में डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लगती है और रूप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है तो अंश को वियोजित किया जाएगा। अंश को वियोजित करने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूं, अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी। ये आपको सूत्र याद रखना है, अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी। कहने का मतलब पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लगती है तो आपको अंश को वियोजित करना होगा, अंश को तोड़ना होगा इस सूत्र से। ये सूत्र आपको याद रखना है, अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी, जहां ए और बी एक अचर राशि है, कांस्टेंट है। ध्यान देना, ए और बी की इस सूत्र से ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहला स्टेप मैं समझता हूं आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि अंश को वियोजित करने का ये फॉर्मूला होता है। तो वियोजित करें, बहुत सरल बात है, कुछ नहीं है। देखिए अंश क्या है इस सवाल में, 2x प्लस 5। इस क्वेश्चन में अंश 2x प्लस 5 है, और कोई क्वेश्चन होगा उसमें अलग अंश होगा, आपको समझना है। अंश बराबर a के स्थान पर a लिख दिया, उसके बाद हर का अवकलन कर लें। हर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका अवकलन करें, एक्स स्क्वायर का अवकलन है 2x प्लस 3x का अवकलन 3, 1 का अवकलन 0। तो क्या आया इसका अवकलन करने पर, 2x प्लस 3 प्लस b के स्थान पर b। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगले स्टेप में देखिए, 2x प्लस 5 बराबर a का अंदर गुणा कर दो। a का अंदर गुणा करें तो देखिए 2ax प्लस 3a
प्लस बी और इसको समीकरण नंबर 1 अंकित कर दें। कोई दिक्कत है? अंश को वियोजित किया जा रहा है। अंश को वियोजित करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, जहां a और b कांस्टेंट राशि है। अब देखिए समीकरण 1 अंकित कर दिया। अब देखिए यहां से समझना है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ए और बी का मान ज्ञात करना। कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान ज्ञात करना वो समीकरण 1 से संभव होगा। कैसे होगा वो समझना है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, यहां लिखा जाएगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों के x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर अब हमें ये पता कैसे लगा कि x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करनी है, क्योंकि RLHS में हमें पता है x का गुणांक आ रहा है और क्या आ रहा है, अचर पद। अब देखिए तुलना कैसे की जाती है, ध्यान दें। x का गुणांक इधर क्या है LHS में 2, इधर बताओ बराबर, इधर x का गुणांक क्या है 2a, तो बताओ x के गुणांक तुलना करने पर तो ये आया। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लें, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2, इसका मतलब 1। उसके बाद देखो अचर पदों की तुलना करें। अचर पद इधर क्या है 5, फिर बराबर इधर अचर पद 2 हैं, 3a भी अचर है प्लस b भी अचर है, तो 3a प्लस b। अब a का मान यहां रख दिया जाएगा तो b का मान आ जाएगा। तो देखिए a बराबर 1 रखने पर इसमें, अब a बराबर 1 रखें तो 5 बराबर 3 इंटू 1 प्लस b। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया 5 बराबर 3 एकम 3 प्लस b। इसका पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया तो 5 माइनस 3 बराबर b। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 2, b का मान 1 आया, सॉरी b का मान 2 आया, a का मान 1 आया है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। हमारा टारगेट क्या था कि px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रूप वाले फलनों का यदि समाकलन करना है तो अंश को वियोजित किया जाएगा। अंश को वियोजित करने का फॉर्मूला होता है अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। उसके बाद वैल्यू रखी जाएंगी, वैल्यू रखने के बाद समीकरण 1 अंकित किया जाएगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों के x के गुणांक और अचर पदों की तुलना की जाएगी, जिससे a और b की वैल्यू आ जाए। अब देखिए a और b की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, कहने का मतलब अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो ये है ओरिजिनल स्थिति, ये है अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो यहाँ a के स्थान पर a रख दें और b के स्थान पर b की वैल्यू रख दें, मतलब a के स्थान पर a का मान और b के स्थान पर, तो बताओ 2x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 बराबर a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 2। तो बताओ अंश को तोड़ दिया, कहने का मतलब 2x प्लस 5 टूट के किस में आ गया 2x प्लस 3 प्लस 2। बात एक ही है, एक ही बात को प्रदर्शित कर रहा है। चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x प्लस 4 प्लस 1, लेकिन 4 और 1 भी 5 होते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता था। मतलब लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 प्लस 2 में क्यों तोड़ा, उसके पीछे रीजन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी सेपरेट डिवाइड करने के बाद। तो कहने का मतलब ये तो सरल कैलकुलेशन थी, इसमें तो अपन डायरेक्ट भी सोच सकते थे इस बात को, लेकिन कुछ जटिल कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो देखिए ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं अपन। ये है ना क्वेश्चन, अंश को तोड़ने का काम किया है, यहां तक अंश इस तरह से तोड़ लिया हमने। तोड़ने के बाद क्वेश्चन पर पहुंचे। हाँ भैया क्वेश्चन यही है ना 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 के स्थान पर इसको लिखा जाएगा कि नहीं, एक को लिखना चाहें लिख लो, कोई जरूरी नहीं है। क्या आया बताओ 2x प्लस 3 प्लस के 2 और बटे में क्या है बताओ x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 और dx ये है
हाँ भाई, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सेपरेट डिवाइड कर दें, ये अपॉन ये प्लस 2/ये लिखा जा सकता है। तो देखिए इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 dx प्लस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/x² प्लस के 3x प्लस 1 dx। अब देखिए इसको दो समाकलन हो गए, एक ये समाकलन है एक ये है, दोनों को अलग अलग लिख ले। माना कि इसको मैं I1 मान लूँ, अलग अलग कर लें समाकलन, प्लस 2 के स्थान पर 2 इसको I2 मान लूँ, समाकलन में I1 I2 इस तरह से माना जाता है। इसको मैं समीकरण 2 अंकित कर देता हूँ। I1 को अलग सॉल्व कर लें, I2 को अलग सॉल्व कर लें, I1 और I2 की वैल्यू आएगी, उसको समीकरण 2 में रख दिया जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दें, अगले स्टेप में देखिए I1 को सॉल्व करें। I1 बराबर क्या दिया गया है, I1 बराबर क्या माना है हमने, 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस के 3x प्लस 1 dx। अब देखिए इसमें डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग रही है, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन करके बताया कंपैरिजन करके। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि लग गई, पुट x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर t। क्यों लग गई, क्योंकि इसका अवकलन विद्यमान है। अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 dx बराबर dt। ये आ गया, वैल्यू रखे तो I1 बराबर इसके स्थान पर तो आ गया dt और इसके स्थान पर आ गया t। dt अपॉन t डायरेक्ट फॉर्म में है, तो I1 बराबर आ गया log t प्लस c। उसके बाद t का मान रखना पड़ेगा, t का मान रखें तो t का मान रखेंगे तो log t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस c। तो I1 की वैल्यू ये आ गई, I1 की वैल्यू ये आ चुकी है। अलग से सॉल्व किया मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी, प्रतिस्थापन विधि लगी है। आगे देखें, I2 की वैल्यू निकालें अलग से। I2 बराबर क्या माना है हमने, I2 बराबर 1/x² प्लस के 3x प्लस 1 dx। अब देखिए ये फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछली वीडियो में बताया मैंने कि 1/ax² प्लस bx प्लस c वो रूप आ गया। x² का गुणांक इकाई पहले से ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। फिर x का गुणांक 3 है, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4, 9/4 जोड़ने पर 9/4 घटाने पर। तो I2 बराबर 1/x² प्लस 3x प्लस 9/4 जोड़ने पर 9/4 घटाने पर प्लस 1 dx। उसके बाद ध्यान दें, I2 बराबर 1/होल² बन गया, यहाँ से यहाँ तक होल² बन गया, x प्लस 3/2 का होल²। इसका अलग से सॉल्व कर लें, 4 LCM आ गया, -9 प्लस 4 इसका मतलब -5/4, तो -5/4। आप जानते ही होल² को t मानते हैं, होल² वाले पद को। तो पुट x प्लस 3/2 बराबर t, अवकलन करें तो ये आ जाएगा dx बराबर dt। उसके बाद देखिए I2 बराबर dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt अपॉन t की घात 2, ये हो गया -5/4 को घात 2 में बदल लो, √5/2 का होल घात 2, और इसको लिखा जा सकता है t की घात 2। मित्रों आपको पता है फॉर्मूला काम आ गया, dx अपॉन x² माइनस a²। तो इस फॉर्मूले में मैं लिख देता हूँ, देखिए dx अपॉन x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। तो ध्यान दें I2 बराबर 1/2
ए का मतलब √5/2 1/2a log x, x की वैल्यू क्या है, x का मतलब है यहाँ t माइनस √5/2 अपॉन t प्लस √5/2 प्लस c। अगले स्टेप में ध्यान दें, इसकी कैलकुलेशन करें। 2 से 2 कट गया, ये रह गया 1/√5। उसके बाद लॉग इसका एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम ऊपर से आ गया, 2 नीचे से आ गया, तो ये आ गया 2t माइनस √5 अपॉन 2t प्लस √5 प्लस c। अगले स्टेप में ध्यान दें, t का मान रखना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या मानी है, तो देखिए t का मान रखने पर t का मान रखेंगे तो I2 बराबर 1/√5 log 2, t का मान क्या है x प्लस 3/2, तो देखिए x प्लस 3/2 माइनस √5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 प्लस √5 प्लस c। अगले स्टेप में देखिए और कैलकुलेशन कर लें। I2 बराबर 1/√5 log गुणा कर दें, 2 का गुणा 1 से 2x प्लस के 3, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √5 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस √5 प्लस c। ठीक है, ये I2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ तक I2 की वैल्यू आ गई। अब मित्रों आपको क्या करना है, I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रख दिया जाएगा और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो मित्रों आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c वाले फलनों का समाकलन किस प्रकार करेंगे। एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले अंश को वियोजित किया जाएगा। अंश को वियोजित करने का फॉर्मूला होता है अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। उसके बाद कैलकुलेशन की जाएगी, समीकरण 1 अंकित करके दोनों पक्षों के x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना की जाएगी। तुलना करने के बाद a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू अंश में रख दी जाएगी। उसके बाद सेपरेट डिवाइड किया जाएगा। सेपरेट डिवाइड करने के बाद एक क्वेश्चन तो जिसमें डायरेक्ट प्रतिस्थापन बन जाएगी, एक क्वेश्चन में फॉर्म आ जाएगा 1/ax² प्लस bx प्लस c। उस दोनों फॉर्मों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, करने के बाद उन वैल्यूओं को यहाँ रख देंगे। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो देखिए I1 I2 की वैल्यू और रख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दें, I1 I2 की वैल्यू देखिए, समीकरण नंबर 2 है I1 प्लस 2I2। तो I1 की वैल्यू तो आई थी, क्या आई, log x² प्लस 3x प्लस 1। c एक बार ही लिख देना है, वो तो अलग अलग समाकलन किया था इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ आप कंबाइंड रूप से एक के साथ ही लिख देंगे। प्लस I1 के बाद क्या है 2, तो 2। I2 की वैल्यू क्या है, इसको लिख देंगे, क्या है I2 वैल्यू 2 इंटू 1/√5, इसका मतलब 2/5। और क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस √5 प्लस c। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको ये समझ लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इस फॉर्म को आपको याद रखना है। देखिए आप खुद इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो।
कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब सेम इसी प्रकार का ये फॉर्म, आपको घबराना नहीं है कि अंडर रूट चलता जाएगा। लास्ट में आपको पता है कि एक फॉर्म तो जिसमें डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, एक फॉर्म कौन सा प्राप्त हो जाएगा, इसमें तो प्राप्त हुआ था इस वाले क्वेश्चन में तो 1/ax² + bx+c। इस वाले क्वेश्चन में अंडर रूट वाले में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/√ax² + bx+c, और सेम उसी प्रकार हल कर लिया जाएगा। तो मित्रों आप खुद इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। आपको 9 सूत्रों की भी आपकी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन में, साथ साथ आपको 1/ax² + bx+c वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी। तो 2-3 क्वेश्चन आप खुद क्वेश्चन किताब में से ढूंढ के आप प्रयास करेंगे। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।